तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो सबसे पहले तो आप लोगों की एनर्जी और एंथुसियाज्म देख के हमें बड़ा अच्छा लगता है कि सब बड़े इंटरेस्ट के साथ सुनना चाह रहे हैं, और हम भी कोशिश करते हैं कि एक डुएबल जो डेंटिस्ट्री है और क्लिनिकल पॉइंट्स, रेलेवेंट पॉइंट्स हैं, सिर्फ उनको अच्छे से डिस्कस किया जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोजिट इंसाइजल एज बिल्डअप्स। तो बहुत कॉमन होता है हमारी प्रैक्टिस में, कोई बच्चा है खेलते हुए गिर गया, या फिर किसी को चोट लग गई। नॉर्मली जो इंसाइजल एज फ्रैक्चर्स हैं वो किसी ट्रॉमा की वजह से ही होते हैं। तो इसमें जब किसी को चोट लग जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है, तो बड़ी ही एक सिचुएशन ऐसी होती है कि जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट, क्योंकि ये एस्थेटिक जोन में आता है। तो सबको बड़ी चिंता होती है, दांत खाने के काम आए ना आए, पर दिखाने के काम जरूर आने चाहिए। ये सबकी एक राय होती है कि हाँ। तो उसके लिए अगर आपके पास एक ऐसा ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो आप ऑन द स्पॉट दे पाए, तो पेशेंट बड़ा ही खुश होगा। तो कंपोजिट एक ऐसी अच्छी ऑप्शन है, अगर बॉन्डिंग अच्छे से की जाए तो कंपोजिट। डॉक्टर रोहित, एक मिनट, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा, एक मिनट के लिए मैं। हाँ, सॉरी फ्रेंड्स, टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो कंपोजिट बिल्डअप एक ऐसा अच्छा ऑप्शन है जिससे पेशेंट बड़ी जल्दी से कन्विंस हो सकता है, अगर हम इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो अब कंपोजिट एंटीरियर बिल्डअप करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है कंपोजिट बिल्डअप करने के लिए, स्किल्स आपके पास होने चाहिए। आपके पास एक एंटीरियर कार्विंग की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप उसको अच्छे से कर पाएं। इसके बाद फिर आपको चाहिए मटेरियल एंड इक्विपमेंट। तो मटेरियल में हमें सबसे पहले चाहिएगा, आपको एक फ्लोएबल कंपोजिट चाहिएगा, डेंटिन और इनेमल की कंपोजिट की शेड्स चाहिएंगी, और एक ट्रांसल्यूसेंट कंपोजिट चाहिएगा। अब ये होता क्या है, जो हमारा कंपोजिट होता है उसके अंदर जो कलर है और एक उसके अंदर ट्रांसल्यूसेंसी होती है, इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कितना ज्यादा है। अगर तो उसके अंदर कोई कलर नहीं है तो वो कंप्लीट ट्रांसल्यूसेंट है। तो वो आपको टी, उसके सिरिंज के ऊपर टी लिखा होगा। और डेंटीन है, उसकी ट्रांसल्यूसेंसी सिर्फ 25% होती है, वो 75% ओपेक होता है। इनेमल इसका कंप्लीट उल्टा होता है, वो 25% ओपेक होता है और 75% ट्रांसल्यूसेंट होता है। तो जैसे हमारे नेचुरल टूथ स्ट्रक्चर्स की प्रॉपर्टीज हैं, वही सेम प्रॉपर्टीज के कंपोजिट हमने इंटीरियर बिल्डअप में उसी तरीके से इस्तेमाल करने हैं। जहां पे दांत में जिस तरीके का मटेरियल है, हमने बस उसको उसी तरीके के मटेरियल से रिप्लेस करना है। वही फिर से कि कोई भी प्रोसीजर करने के लिए आपकी स्टेरिलाइजेशन प्रोटोकॉल पूरा होना चाहिए, आपका असिस्टेंट अच्छा वेल ट्रेंड होना चाहिए, आपके इंस्ट्रूमेंट्स पहले से रेडी होने चाहिए ट्रेज में, ताकि आपको बाद में इधर उधर ना भागना पड़े। क्योंकि आइसोलेशन कंपोजिट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और अगर आप प्रोसीजर करते करते ये इंस्ट्रूमेंट ढूंढने लग जाओगे तो प्रोसीजर जल्दी नहीं हो पाएगा, एफिशिएंट नहीं हो पाएगा। इसके बाद जब हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, पेशेंट आता है, चेयर पे बैठता है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा होना चाहिए शेड सिलेक्शन। सबसे पहले स्टेप्स में आप शेड सिलेक्ट करेंगे। हम ये उस प्रोसीजर की बात कर रहे हैं जहाँ पे एलिस क्लास 2 फ्रैक्चर है, जहाँ पे पेशेंट को कोई सेंसिटिविटी नहीं है, जहाँ पे हम इजीली इंसाइजल एज बिल्डअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे शेड सिलेक्शन के लिए एक अलग से वेबिनार आएगा आपके लिए, बट एक मोटा मोटा शेड सिलेक्शन में हम बताते हैं कि आप पिक्चर क्लिक कीजिए, जैसे ये पिक्चर दिखाई गई है, आपको शेड टैब इंसाइजल एज टू इंसाइजल एज टच करनी है, सेम लेवल पे रखनी है, एक क्लियर पिक्चर क्लिक करनी है, और उसको अपने मोबाइल के ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर में लाके
अच्छे से एक बार चेक कर लेना। अब यहाँ पे दो शेड हैं, एक B1 है, एक B2 है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लैक एंड व्हाइट में B1 ज्यादा मैच कर रही है, B2 थोड़ी सी डार्क हो गई है। तो यहाँ पे मेरी जो शेड सिलेक्शन B1 रहेगी। इसके बाद B1 के आसपास की शेड A1 होती है। आप अगर उसका कलर देखना चाहें, ह्यू देखना चाहें, तो वो आप उनमें से क्लियरली देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, आपने क्या करना है, पेशेंट का इंप्रेशन लेना है। इंप्रेशन लेने के बाद आपने उस इंप्रेशन को लैब में भेज देना है और उसका वैक्सअप करवा लेना है। वैक्सअप करवाने के बाद आपको पुट्टी इंडेक्स बनाना है। ये एक वीडियो है कि हम पुट्टी इंडेक्स कैसे बनाएंगे। वैक्सअप आप खुद भी कर सकते हैं। खुद करने में कुछ नहीं है, आप कोई भी वैक्स लेंगे, दांत का जो टूटा हुआ पार्ट है उस पार्ट को, दांत की जो एक उसके बाजू वाले दांत की जो शेप है वो एग्जैक्ट शेप हम दे देंगे। तो पुट्टी इंडेक्स बनाने के लिए हम कोई भी ए सिलिकॉन पुट्टी मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, अच्छे से नीड करेंगे ताकि उसके अंदर कलर डिफरेंस ना रहे। उसके बाद उसको स्क्रीन हम डबल शो हो रही है, वो स्लाइड्स आ रही हैं। पैलेटल सरफेस पे, दांत के पैलेटल सरफेस पे अच्छे से उसको प्रेस करेंगे। और आपका जो पुट्टी इंडेक्स है वो जो दांत आपने बिल्ड करना है उसके लेबियो इंसाइजल लाइन एंगल पे आना चाहिए। वो आपके जो दांत बिल्ड करना है उसके लेबियल सरफेस को ओवरलैप ना करे। तो ये आपके पुट्टी इंडेक्स में आपने ध्यान रखना है। हाँ, आपका पुट्टी पुट्टी इंडेक्स आजू बाजू के दांतों पे ओवरलैप कर सकता है। जैसे इसमें ये इन दांतों को ओवरलैप करने चला था तो मैंने एक इंस्ट्रूमेंट से इसको अच्छे से इंसाइजल लेबियल के लेबियल सरफेस के पूरे पैरेलल हमने इसको हटा दिया है। और बाकी दांतों पे ये मेरा जो पुट्टी इंडेक्स है वो लेबियल सरफेस पे ओवरलैप भी कर रहा है। डॉक्टर कुलदीप, अब हाँ मेरी जी। बात आवाज सुन पा रहे हो? हाँ जी, सुन पा आप रहे आप हैं। अपनी अपनी फोटो थोड़ी सी छोटी कर सकते हो? ये लिखा हुआ एक दिख रहा सेकंड, है। थिंक ये स्क्रीन पे आ रही है। हाँ, ये कुछ लिखा हुआ या कुछ इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर आ जाती है। अब ठीक है। हाँ, अब आप दिख नहीं रहे वैसे। हाँ, कोई कोई इशू नहीं उससे, तो हमें तो ये दिखाना ज्यादा जरूरी है। गाइस, अगर आप सही लग रहा है तो चैट में यस कह देना। लोगों हाँ ने जी। लिखा था फोटो साइड करने के लिए हाँ कि जी। यस। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ गुड टू जी। गो सर। ओके। तो इस तरीके से हम पुट्टी अपना बना लेंगे। पुट्टी इंडेक्स बनाने के बाद आपने उसको अपने पेशेंट के माउथ में रख के एक बार चेक करना है कि जैसा वो आपके कास्ट पे फिट बैठ रहा था उसी तरीके से वो आपके पेशेंट के माउथ के अंदर भी अच्छे से फिट बैठ रहा है। तो पेशेंट के माउथ में होगा क्या कि आपका दांत एक फ्रैक्चर्ड होगा, एक कंप्लीट होगा। तो वो इस तरीके से वहां पे आएगा जहां पे आपको दिखेगा कि एक दांत में कुछ स्पेस बचा हुआ है और बाकी सब दांतों पे वो अच्छे से वेल अडेप्टेड है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको मार्क करना है। जो मेरी फ्रैक्चर लाइन है, एक शार्प इंस्ट्रूमेंट लेके हमने उस लाइन को पुट्टी इंडेक्स पे मार्क करना है। तो इस तरीके से हम अपने पुट्टी इंडेक्स पे एक मार्क लाइन लगा लेंगे कि मेरा जो बिल्डअप होना है वो पुट्टी इंडेक्स पे इससे नीचे नीचे होना है। तो ऊपर नेचुरल टूथ स्ट्रक्चर है, ये एक मार्किंग लाइन हमारी बन गई है। तो मार्किंग लाइन बनाने के बाद हमने बिल्डअप स्टार्ट करना है। बिल्डअप स्टार्ट करने के लिए पहले मुझे जो मेरा ब्रोकन टूथ है उसको प्रिपेयर करना है। उसको प्रिपेयर करने के लिए नॉर्मली मैं ये दो बार यूज करता हूँ। एक रेड ग्रिड की बर है और एक येलो ग्रिड की बर है। मैं ब्लू बर्स नहीं यूज करता हूँ क्योंकि वो ना बड़ी ब्लू या ग्रीन या ब्लैक, उनके ना डायमंड पॉइंट्स काफी कोर्स होते हैं और वो दांत पे मार्क्स छोड़ जाते हैं अपना। तो रेड और जो येलो है ये दांत को थोड़ा सा पॉलिश्ड रहने देती हैं, तो हमारी बॉन्डिंग अच्छी रहती है। पहले मैं रेड से करूंगा, उसके बाद उसको मैं येलो से थोड़ा फिनिश करूंगा।
तो कैविटी प्रिपरेशन जो इनिशियल है उसको स्टार्ट करने के लिए मैं रेड रेड वाली बर यूज करता हूँ। इंसाइजल एज पे जो मेरी इरेगुलरिटीज हैं उनको हटा देता हूँ। उसके बाद जो मेरा इंसाइजल एज फ्रैक्चर है उससे 2-3 mm ऊपर, यहाँ पे आप देखेंगे 2-3 mm ऊपर तक मैं टूथ स्ट्रक्चर को पूरा का पूरा बेवल देता हूँ। तो इसी को इनफाइनाइट बेवल बोलते हैं कि हम 2-3 mm ऊपर पे बेवल दे रहे हैं। और जो बेवल का टॉप मार्जिन है वो टॉप मार्जिन एक रेगुलर लाइन नहीं होना चाहिए। उसको हम कुछ सी शेप में बना सकते हैं। अगर आप इस येलो बर की मूवमेंट देखेंगे तो ये एक वेवी फॉर्म में चलेगी। तो हमें इसको वेवी फॉर्म में ही चलाना है ताकि ऊपर जो मार्जिन लाइन बने वो लाइन स्ट्रेट ना होके एक वेवी लाइन बने, क्योंकि वेवी लाइन कैमोफ्लेज अच्छा करती है और स्ट्रेट लाइन में कंपोजिट की कैमोफ्लेज अच्छी नहीं होगी। तो हमारा जो मार्जिन आएगा, कैविटी प्रिपेयर्ड जो हो जाएगी और उसका जो बेवल जहां पे एंड होगा वो कुछ इस तरीके से वेवी फॉर्म में आना चाहिए। और इंसाइजल एज पे या कहीं पे भी कोई शार्प पॉइंट्स नहीं बचे रहने चाहिए। बस इंसाइजल एज बिल्डअप की जो कैविटी प्रिपरेशन है वो इतनी ही है। इसके बाद हम कैविटी को रिस्टोर करना स्टार्ट करेंगे। तो टूथ स्ट्रक्चर को सेव करने के लिए हम दोनों तरफ बैंड मैट्रिक्स बैंड लगाएंगे और उसके बाद एचिंग स्टार्ट करेंगे। एचिंग यहाँ पे हमने सिर्फ सिलेक्टिव एच करनी है क्योंकि हम सेल्फ एच बॉन्डिंग एजेंट यूज करेंगे, तो उसमें भी मैं एचिंग प्रेफर करता हूँ। यहाँ पे इनेमल और जो मेरे मार्जिन है उससे पैलेटली 1 mm नीचे और लेबियली 2 से 3 mm ऊपर तक। ये देखिए, पैलेटली मैं जो मेरा मार्जिन है उससे 1 mm नीचे जाऊंगा और लेबियली मैं उससे 2-3 mm ऊपर जाऊंगा। ऐसा इसलिए कि जब हम बिल्डअप करते हैं तो मेरा कंपोजिट ऐसा नहीं है कि वो वहीं पे बिल्कुल लाइन पे जाके खत्म हो जाएगा, वो ओवरलैप भी करेगा कुछ। और अगर जो कंपोजिट ओवरलैप हुआ है वो अनबॉन्डेड रह गया तो वो हमारे लिए माइक्रो लीकेज का कारण हो सकता है। बाद में वहां पे डेब्री हो सकता है, ब्राउन मार्क लाइन आ सकती है और स्टार्टिंग में वो एक वाइट लाइन की तरह दिखाई देगा। तो इसीलिए हमें एचिंग ऊपर तक करनी है ताकि हमारा जो कंपोजिट अब मर्ज हो वो अच्छे से हो। उसके बाद मैंने बॉन्डिंग एजेंट अप्लाई करना है। बॉन्डिंग एजेंट अप्लाई करने के लिए मैं पूरे सरफेस पे बॉन्डिंग एजेंट को बड़े अच्छे से स्क्रब करूंगा। एक सरफेस पे एटलीस्ट 30 सेकेंड मैंने अच्छे से स्क्रब करना है, पूरा लेबियल सरफेस, पूरा इंसाइजल और पूरा का पूरा पैलेटल सरफेस। स्क्रब करने के बाद जो एक्स्ट्रा है उसको हम ड्राई करेंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हल्का हल्का आपको बॉन्डिंग एजेंट के रिपल्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब तक ये रिपल्स बनने बंद ना हो जाएं आपने तब तक बॉन्डिंग एजेंट को ड्राई ऑफ करना है। इस तरीके से बिल्कुल लाइट प्रेशर से, हल्के प्रेशर से आपने एक्स्ट्रा बॉन्डिंग एजेंट को ड्राई ऑफ कर देना है। तो ये आई थिंक सबको पसंद आ रही होगी स्लाइड्स। तो बीच में हम एक एडवर्टाइजमेंट ब्रेक हमारा जो होता है हर बार की तरह वो लेते हैं। तो कंपोजिट रेस्टोरेशंस हमारे ट्रीटमेंट्स आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, इसीलिए इतनी अच्छी नंबर्स में आप लोग वेबिनार ज्वाइन कर रहे हैं। तो एक और बड़े मजे की और फायदे की बात हम सब डेंटिस्ट के लिए कि हाउ टू रीच फ्रॉम 50,000 टू 10 लाख, और सीधे सीधे मैं कहूँ कि हाउ टू अर्न मोर। तो डॉक्टर रोहित का प्रैक्टिस मैनेजमेंट पे एक बड़ा ही अच्छा कोर्स है। वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मुझे भी उन्होंने काफी टाइम गाइड किया है। तो आप भी उनके इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। तो 12 अक्टूबर को हमने एक वेबिनार रखा है, तो इसमें आपको कहीं जाना भी नहीं है। अपने होम की, अपने घर की कंफर्ट जोन से ही आप इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। तो वैसे तो ये कोर्स 4,000 का है। तो लास्ट टाइम हमने इसको लॉन्च किया था, लास्ट वीक हमने इसको लेके आए थे। तो वहां पे हमने इसकी कॉस्ट, डिस्काउंटेड कॉस्ट 2,000 रुपीज रखी थी। तो अब बट इस वीक ये 2,000 नहीं 2,500 का होगा। तो जो भी कोई अर्ली बर्ड ऑफर लेना चाहता है तो हो सकता है उसके पास ये लास्ट वीक हो, नहीं तो ये 4,000 में आपको पड़ेगा। मेरा पर्सनल राय है कि आप इसको जरूर करें, आपकी प्रैक्टिस में बहुत फायदे करेगा। किस किस को करना चाहिए कोर्स?
जो फ्रेशर्स हैं, जो डेंटिस्ट अपने कंपटीशन से घबरा जाते हैं कि पास का डेंटिस्ट तो इतना पुराना है, ये कर रहा है वो कर रहा है, मैं कैसे आगे अचीव करूंगा, मैं कैसे मार्केट से compete करूंगा, मेरे पास हाई पेइंग पेशेंट नहीं आ रहा है, मेरे पास लो पेइंग पेशेंट है, उसको कैसे डील करना है। तो उन सबको ये कोर्स करना चाहिए। जो डेंटिस्ट ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, मैं उनको कहूंगा कि आप अच्छा करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो इसमें डेंटिस्ट्री की लेके प्रैक्टिस मैनेजमेंट, आपके स्टाफ की ट्रेनिंग, आपका स्टाफ के मैनेजमेंट, बहुत सी ऐसी बातें जो पूरा का पूरा एक क्लिनिक को अच्छे तरीके से चलाने के लिए और दूसरे क्लिनिक से अलग करने में आपको हेल्प करेगा, वो सारी बातें इसमें डिस्कस होंगी। तो अब इसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक पे दोबारा से। तो बॉन्डिंग एजेंट लगाने के बाद अब हमारा टूथ बॉन्डिंग के लिए रेडी हो चुका है। अब बारी आती है कि अब जो हमने पुट्टी इंडेक्स बनाया था, अब उससे हमने दांत को बिल्ड कैसे करना है। अब यहाँ पे आती है पैलेटल शेल्फ बनाने की बारी। तो पैलेटल शेल्फ जो है, उसका आउटर मोस्ट जो लेयर है वो इनेमल की होती है दांत के अंदर। दांत की जो पूरा का पूरा आउटर मोस्ट एरिया है वो इनेमल है। तो हमने इंसाइजर बिल्ड करते हुए जो आउटर मोस्ट लेयर बनेगी, जैसे पैलेट का आउटर मोस्ट और लेबियल का आउटर मोस्ट, वो इनेमल या ये ट्रांसल्यूसेंट वाले कंपोजिट से बनाना है, ताकि लाइट जब उसके थ्रू एंड थ्रू जाए तो वही इल्यूजन दे जो आपके नेचुरल टूथ में होता है। तो पैलेटल शेल्फ बनाने के लिए मुझे ट्रांसल्यूसेंट एक कंपोजिट चाहिए होता है। मैं ये दो इंस्ट्रूमेंट यूज करता हूँ पैलेटल शेल्फ बनाने के लिए। एक है ओप्ट्रास्कल्प्ट, इसकी स्मॉल वाली डिस्क है, और दूसरा है एलएमआरटे का एप्लिका इंस्ट्रूमेंट। ये या आप कोई भी एक फाइन स्पैचुला, अच्छा स्पैचुला ले सकते हैं इसको बनाने के लिए। तो कंपोजिट उठाने से पहले, सबसे पहले अगर आपका कंपोजिट बहुत दिनों से यूज नहीं हुआ है तो उसकी टॉप लेयर को आपने डिस्कार्ड करना है।